नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। पिछले एपिसोड में या पिछले अपन ने क्लिप में लास्ट जो अपन ने पढ़ा था वो 8वां आवेश का गुणधर्म पढ़ा था। 8वें आवेश के गुणधर्म में मैंने आपसे कहा था इसका डिस्कशन मैं फिर करूंगा, आप थोड़ा सा उसको स्टडी कर लीजिएगा। मैं उसमें क्वांटीकरण और क्वांटम के बारे में आपको समझा चुका था, है ना, कि साहब क्वांटीकरण क्या है। तो क्वांटीकरण आवेश के विनिमय की एक प्रक्रिया है जिसमें आवेश का एक्सचेंज यानी आदान प्रदान बंडलों के रूप में होता है ना। और इस आदान प्रदान में आवेश की सबसे छोटी मात्रा को आवेश का क्वांटम कहते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि वैज्ञानिक मिलिकन ने तेल बूंदों पर आवेश का मापन कर स्पष्ट किया कि आवेश का क्वांटम अर्थात आवेश की सबसे छोटी मात्रा परिमाण में इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के बराबर होती है, यानी आवेश की यह सबसे छोटी मात्रा है। क्लियर? अब सब इस प्रकार किसी भी वस्तु की बात करें या बूंद की बात करें तो उस पर आवेश धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज। क्लियर सब, है ना। पूर्ण गुणज का मतलब है कि यहाँ n पूर्ण संख्या होगी, 1 2 5 10 फला फला। अपूर्ण संख्या नहीं हो सकती, 1.2 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता। ये संख्याएं n की जगह पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इसको ऐसे समझ लें, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि किसी वस्तु को हमें आवेश देना है 2.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्या दे सकेंगे? तो अब आप देखें कि 2.4 इंटू 10 की पावर -19 ये क्यू का मान रख दिया अपॉन ई यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो अपन ने क्यू बराबर है नहीं, तो एन बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन ई। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन था कि साहब क्या अपन 2.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आवेश का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे देख लें, क्यू अपॉन ये मैंने करा। तो n बराबर आया, ये तो कैंसिल हो गया, n बराबर आया 1.5। यानी आपको इतना आवेश देने के लिए 1.5 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। 1.5 इलेक्ट्रॉन दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश की सबसे छोटी मात्रा है, तो वह दे पाना संभव नहीं है। तो स्वाभाविक है कि हम ये आवेश नहीं दे सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मात्रा का अपूर्ण है ना। तो साहब ये बात अपन ने समझा लेती। अब आप आगे की बात करें। आगे की बात में ऐसे समझे आप कि हमने आवेश का सबसे छोटी मात्रा यानी क्वांटम का निर्धारण मिलिकन के प्रयोग से किया है। आप इस बात को शायद नहीं जानते होंगे कि भौतिक विज्ञान में किसी भी कथन की व्याख्या करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हुआ करते हैं। कथन के फेवर में हम एग्जाम्पल भी डालते हैं, है ना। फिजिक्स आपके एग्जाम्पल को मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि फिजिक्स कहती है कि आप अपने जो तर्क को संतुष्ट करने के लिए वही एग्जाम्पल दोगे जो जिससे आपका तर्क संतुष्ट हो। लेकिन ऐसे भी तो तर्क हो सकते हैं जिससे आपकी बात संतुष्ट हो, ये जरूरी नहीं है। तो एग्जाम्पल ठीक है, बात को समझाने का एक तरीका या माध्यम माना गया है, लेकिन एग्जाम्पल देकर ही आप तथ्य को सिद्ध करने की कोशिश करें तो फिजिक्स उसको नहीं मानती। दूसरा तरीका है प्रैक्टिकल।
प्रयोग द्वारा हम तथ्य प्रस्तुत करते हैं, उसको भी फिजिक्स मानने के लिए बाध्य नहीं। प्रायोगिक परिणाम जो हमारे सामने आते हैं वो हो सकता है गलत भी हो। जैसे मान लो चांद, हमें आसमान में सबसे बड़ा पिंड दिखाई देता है, वास्तव में चांद आसमान में सबसे बड़ा पिंड है नहीं, तो जो आप देखते हो वो भी गलत हो सकता है। तो फिर फिजिक्स पुख्ता किसे मानती है? फिजिक्स पुख्ता मानती है डेरिवेशनल या प्रिंसिपल। डेरिवेशनल तथ्य को फिजिक्स मानने के लिए बाध्य है। डेरिवेशनल का मतलब जो गणितीय रूप से सिद्ध किया जा चुका हो या जिसको हम गणितीय रूप से सिद्ध कर देते हो, उसको मानने के लिए भौतिक विज्ञान बाध्य है। तो बस अब छोटी सी बात को समझिए, मैं नया पेज इसमें स्टार्ट कर लेता हूं और अपनी छोटी सी बात को मैं आपको समझाता हूं जो समझाना चाहता हूं, है ना। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है गेलमान, है ना। गेलमान फिजिक्स के इन जो प्रोसेस हैं उनका लाभ लेते हैं। गेलमान कहते हैं कि ऐसे काल्पनिक कण हो सकते हैं जिन पर आवेश इलेक्ट्रॉन का 2/3, जिन पर आवेश इलेक्ट्रॉन का 2/3 गुना हो या इलेक्ट्रॉन का 1/3 गुना हो। गेलमान कल्पना करते हैं कि ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं। इन पार्टिकल को गेलमान क्वार्क कहते हैं, है ना। ये काल्पनिक कण जिन पर आवेश प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर और माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इन पार्टिकल को क्वार्क नाम दिया गया। जिस पर आवेश प्लस 2/3 है उसको अपक्वार्क कहते हैं, और जिस पर आवेश माइनस 1/3 है उससे डाउन क्वार्क नाम दिया गया। ये सब गेलमान की थॉट है ना। पॉजिटिव है, लाइट होगा यानी हल्का होगा। अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का अधिक के भारी बना देता, इलेक्ट्रॉन की कमी हल्का बना देता। ये इलेक्ट्रॉन का अधिक के तो इसका वजन ज्यादा होगा कंपैरेटिवली दोनों के बीच में। गेलमान कहते हैं मेरी इस कल्पना को अगर आप मानते हैं तो मैं आपको मूलभूत कणों के बारे में समझा सकता हूं। गेलमान कहते हैं अगर आप मेरी इन बातों को माने तो मैं आपको समझाता हूं कि प्रोटॉन क्या है या प्रोटॉन के कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, प्रोटॉन निर्मित कैसे हुआ। गेलमान के अनुसार प्रोटॉन के निर्माण में 2 अपक्वार्क हैं और 1 डाउन क्वार्क है। अगर कैलकुलेशन करें तो अपक्वार्क पर आवेश प्लस 2/3 और डाउन क्वार्क पर आवेश माइनस 1/3। अगर आप इसको टोटल को कैलकुलेट करें तो आवेश वही आता है जो वर्तमान में हम जानते हैं। प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आता है। इसी प्रकार गेलमान कहते हैं अगर मेरी बात आप मानते हैं तो मैं आपको न्यूट्रॉन पर भी आवेश की मात्रा समझा सकता हूं या न्यूट्रॉन को भी समझा सकता हूं, है ना। तो गेलमान के अनुसार न्यूट्रॉन 1 U यानी 1 अपक्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। कैलकुलेशन करें तो अपक्वार्क पर आवेश प्लस 2/3 ही, डाउन क्वार्क पर माइनस 1/3 ही और माइनस 1/3 ही, यानी कितना 0, है ना। तो सर वास्तव में न्यूट्रॉन पर आवेश 0 ही होता है। डी क्वार्क भारी होते हैं और ज्यादा डी किसमें है? न्यूट्रॉन में है। वास्तव में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा अधिक होता है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अधिक। अगर आप पॉइंटों में लिखें तो 10 अंक न्यूट्रॉन के लिए ज्यादा है। पहले 2 अंक तो 1.67 दोनों के लिए सेम है, पर थर्ड जो उस पे जाएंगे 0.00 के बाद वो न्यूट्रॉन के लिए ज्यादा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी है ना। तो सब पुष्टि होती है
यानी अगर गेलमान की इस कल्पना को मानते हैं तो गेलमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके कंस्ट्रक्शन, इसके अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरी बात मानते हो तो आवेश का क्वांटम कौन है, फिर सबसे छोटा मान कौन हुआ, -1/3। लेकिन आज तक यानी वर्तमान तक हमें किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के अपूर्ण गुणज के बराबर नहीं प्राप्त हुई। इसलिए वर्तमान में भी हम मिलिकन के दिए गए कथन को ही मानते हैं, अर्थात आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रॉन को ही मानते हैं। यदि भविष्य में अगर गेलमान सत्यापित होते हैं तो हमें आवेश का क्वांटम -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर मानना पड़ेगा। तो बच्चों, ये आवेश के गुणधर्म कंप्लीट होते हैं, है ना। इनमें अगर आप छोटे मोटे जैसे न्यूमेरिकल देखना चाहो तो जैसे मैंने आपसे कहा था, एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 होती है। तो ऐसे में एक तो छोटे छोटे आपको टास्क बताता हूँ और यहाँ पे एक छोटी सी बात भी समझाता हूँ। एक कूलाम तथा एक माइक्रो कूलाम आवेश के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की मात्रा बताओ। तो पहले आवेश बताया साहब एक कूलाम, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या Q बराबर n, तो n बराबर Q/E। आवेश की मात्रा है कूलाम, E का मान अपन जानते हैं, क्लियर साहब। ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10 इधर ले लिया तो 10⁻+18 और इसमें 1.6 से डिवीजन कर दो, इसका 1.6 से डिवीजन करा तो ये आया 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो साहब मैंने इसका मतलब आपसे सही कहा था कि एक कूलाम आवेश स्थानांतरण के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। यदि आप कहते हो कि मात्रा 1 माइक्रो कूलाम हो, 1 माइक्रो कूलाम का मतलब 10⁻⁻6, तो अब Q की जगह मैंने 1 माइक्रो कूलाम रख दिया अपॉन E, तो E तो वही रहेगा। अब देखा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितना, तो 10⁻⁻19 ऊपर जाता है तो +19 में से 6 गया तो +13 में से ये 10 इधर ले लो तो ये +12। अब साहब इसमें वही डिवीजन करोगे तो 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। तो साहब अगर मान लो अपन 1 माइक्रो कूलाम आवेश को स्थानांतरित करें तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 माइक्रो कूलाम के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यहां मैं आपको छोटी सी बात समझाने की बात का प्रयास करता हूं। इलेक्ट्रॉन की या यूं कहते हैं आवेश के अल्पमान के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की यह संख्या बहुत ज्यादा है। भाई स्थानांतरित तो कितना कर रहे हो आप? 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻, इतना। और इस मात्रा के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, है ना? इस मात्रा के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन 6.25 × 10⁻12 है, ठीक है। अब इतनी सी मात्रा के लिए इतने अधिक इलेक्ट्रॉन, तो आवेश का ये लेन देन यानी ये विनिमय सतत ही लगेगा, क्योंकि ये मात्रा तो बहुत बड़ी मात्रा है। इसका मतलब क्वांटम का अस्तित्व तभी है जब हम कम संख्या में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करें। जैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी को 100 इलेक्ट्रॉन देने, 50 देने, 500 देने, तो आप क्वांटम पे गौर फरमाइए। लेकिन 1 माइक्रो कूलाम आवेश देना है तो फिर आप क्वांटम जैसी चीज को भूल जाइए, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम में आपको इतने इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। तो क्वांटम का महत्व स्थानांतरित अल्प आवेश के समय ही है। अगर उच्च आवेश आप स्थानांतरित करते हो तो क्वांटम का महत्व नहीं है ना। ये बच्चों सब आपको समझा दिया गया है आवेश के गुणधर्म। अब अपन कूलाम के नियम की तरफ चलेंगे।
कूलाम का नियम है ना। कूलाम के नियम में कोई विशेष चीज है, बिंदु आवेश की बात होगी तो मैं कूलाम का नियम पढ़ने से पहले बिंदु आवेश को छोटे से मैं समझा देता हूं ताकि वहां पर अपने को दिक्कत ना हो, है ना। देखो साहब, आवेश के अनेक सिस्टम हैं, तो मैं आवेश के आपको सिस्टम समझाता हूं। सिस्टम का मतलब ये हुआ कि भाई आवेश किस किस रूपों में हमारे बीच रहता है। इसका एक सिस्टम तो कहलाता है बिंदु आवेश, जिसके बारे में बताना है अभी मैं बताऊंगा, है ना। आवेश का हमारे बीच रहने का दूसरा तरीका द्विध्रुव है, डाइपोल, है ना। जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू, और आप ऐसे लेते हो तो Na+ माइनस सी। द्विध्रुव के रूप में भी हमारे बीच आवेश है। आवेश का सतत वितरण के रूप में भी रहना हो सकता है, जैसे आवेशित गोला, जैसे आवेशित चादर, ये सब आवेश के निकाय है। ये जेरोक्स का उदाहरण। जैसे आवेशित पट्टिका, है ना साहब, ये आवेशित प्लेट, क्लियर। जैसे आवेशित तार। तो कहने का मतलब आवेशित निकाय बहुत रूपों में, गोलों में 3 है। खोखला आवेशित गोला, चालक आवेशित गोला, कुचालक आवेशित गोला, आवेशित परत, आवेशित पट्टिका, आवेशित तार, द्विध्रुव, बिंदु आवेश। ये तो आवेश के वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है इनकी लेकिन आवेश के निकाय तो हैं। अभी जैसे जेरोक्स किसका उदाहरण? जेरोक्स आवेशित परत का उदाहरण है ना। नमक किसका उदाहरण है? आवेश का एक निकाय जिसको आप द्विध्रुव कहते हो। तो कहने का मतलब प्रकृति में आवेश का अस्तित्व अनेक रूपों में है। बच्चों, कहीं ना कहीं आप अगर ध्यान से समझें तो ये जो स्थिर विद्युत की चैप्टर है, ये आवेशित निकायों को ही आपको समझाने के लिए रखा गया है। ये चैप्टर आपको यही समझाने के लिए रखा गया है कि बिंदु आवेश, द्विध्रुव, आवेशित गोला, आवेशित परत, आवेशित पट्टिका, आवेशित तार आखिर क्या है, कैसे सिस्टम है, क्या यूज है, क्या इन सिस्टमों में समानता है, क्या ये सभी सिस्टम आवेशित होने के कारण एक ही हैं, नया अलग अलग हैं। तो ये चैप्टर आपको जो स्थिर विद्युत के हम पढ़ रहे हैं वो यही समझाने के लिए उत्पन्न किया गया चैप्टर है कि बच्चा आवेशित निकाय को अलग अलग समझे। अब साहब इनको अलग अलग कैसे समझें? तो अब आगे से आगे टॉपिक चलेंगे, फिर एक टॉपिक आएगा विद्युत क्षेत्र, फिर विद्युत क्षेत्र टॉपिक के बाद आप समझने लग जाएंगे कि ये सब अलग अलग चीजें हैं, है ना। अभी तो आपके सामने केवल एक ही चर्चा चलाई जा रही है, आवेश आवेश आवेश। अभी ये चर्चा थोड़ी चलेगी आवेश में भी बहुत सारे प्रकार, है ना। तो इस चैप्टर का मोटिव मैंने आपको समझा दिया, इसका मोटिव ये है ना। उनमें से फिलहाल हम कूलाम का नियम पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं बिंदु आवेश। अब बिंदु आवेश किससे कहते हैं? तो सब यदि आवेश, संपूर्ण आवेश एक सूक्ष्म बिंदु पर एकत्रित हो तो उसे बिंदु आवेश कहेंगे। यानी नाभिक इसका सबसे शानदार उदाहरण। नाभिक को आपको क्या बोलना चाहिए? बिंदु आवेश, क्योंकि नाभिक एक सूक्ष्म बिंदु है जिस पर सारा आवेश केंद्रित है, तो नाभिक को आप बिंदु आवेश कह सकते हो। इसकी दूसरी परिभाषा है कि यदि आवेशित निकाय का आकार प्रेक्षण बिंदु की दूरी
की तुलना में बहुत छोटा हो तो आवेशित निकाय को बिंदु आवेश कहते हैं। यानी ऐसे तो ये आवेशित गोला ही कहलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर का गोला लिया, सपोज इस गोले की रेडियस अपन मान लें 2 सेंटीमीटर, क्लियर, और आप उसका इंपैक्ट देखने जा रहे हैं मान लीजिए 2 मीटर पर। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट यानी प्रेक्षण बिंदु की दूरी गोले के आकार की तुलना में बहुत ज्यादा है, यानी गोले का आकार बहुत छोटा है। इस समय आप इसे आवेशित गोला नहीं कहेंगे, अब आपको क्या कहना पड़ेगा, इसे बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के 2 तरीके हो सकते हैं, यानी आवेशित निकाय का आकार प्रेक्षण बिंदु की दूरी की तुलना में अति अल्प हो तो आवेशित निकाय को हम बिंदु आवेश कह सकते हैं। या ऐसे समझ लो कि एक सूक्ष्म बिंदु पर संपूर्ण आवेश एकत्रित हो तो उससे बिंदु आवेश कहते हैं। इसके अलावा द्विध्रुव भी है, वो बाकी चीजें अपन टाइम टू टाइम पढ़ते रहे, है ना। अब आ जाइए सब नेक्स्ट टॉपिक पर, जो इस चैप्टर को अब एक्सेलरेट करेगा। अब आ जाइए कूलाम का नियम, है ना। यानी इसको मैं एक तरह से और लिख दूं, बिंदु आवेशों के मध्य बल। आवेशों के मध्य बल है तो आप विद्युत बल भी कह सकते हैं, क्योंकि आवेशों के मध्य बल है तो विद्युत बल कह दीजिए। कूलाम ने बताया तो इसे कूलाम बल कह दीजिए। तो ये तो सब वो छोटी छोटी खूब सारी बात। अब आपको यहां पर थोड़ा सा फोकस होगा, है ना। आप 11th में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम और बल, इसको ध्यान में रखते हुए चलना। सेम है, दोनों में अंतर नहीं है। मैं आपको दोनों की समानता बताऊंगा, क्योंकि 12वीं में आप पहला नियम पढ़ने लग रहे हो, तो मैं आपको नियम की बारीकी समझाता हूँ। पहले पढ़ रहे हो इसलिए बारीकी समझाता हूँ, बाद में नहीं समझ। मेरे ये समझाने के पीछे केवल ये है कि आप किसी नियम को पढ़ें तो उस नियम को किस तरह से पढ़ना चाहिए, वो समझाने का एक उद्देश्य है ना। तो सब कूलाम के अनुसार, मैं फिर इसमें लफ्ज समझाऊंगा, पहले पूरा कूलाम के अनुसार, है ना, विराम अवस्था में स्थित किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं बल का मान, बल लिख देता हूं, बलों का तो ज्यादा हो जाएगा तो सब यहां भी एवं डाल दें अपन, और है ना। तो एवं बल का मान
माध्यम पर है ना व दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है ना। 2 पेज चला लूंगा मैं पैरेलल थोड़ा सा। पहला नियम पढ़ रहे हो, इसलिए जानबूझकर आपको डप्थ दिखाई जा रही है ना। कूलाम का नियम जो अपन ने लिखा, अब इसमें मैं आपको देखता हूं इसको बारीकी से कैसे पढ़ते हैं। इसको बारीकी से पढ़ते हैं तो स्वाभाविक हमारा न्यूमेरिकल करना आसान हो जाएगा, हम न्यूमेरिकल को आसानी से समझ लेंगे है ना। कूलाम क्या क्या कंडीशन बोलते हैं? कूलाम कहते हैं कि मैं बल कैलकुलेट करूंगा यानी गणना करूंगा तो मेरे हिसाब से वो दोनों आवेश क्या होने चाहिए, विराम अवस्था में होने चाहिए है ना। तो कूलाम का नियम स्थिर अवस्था में यानी स्थिर विद्युत में तो स्थिर अवस्था में आवेश के लिए लागू है, ये कंडीशन है ना। कूलाम कहते हैं मैं बल 2 आवेशों के बीच ही बता सकता हूं। 3 अगर होंगे तो 3 को एक साथ मैं नहीं ले सकता, हम लेंगे वो हम अध्यारोपण का सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन कूलाम खुद कहते हैं कि मैं अपने जो फॉर्मूले में या अपने कथन में 2 से ज्यादा को अलाउ नहीं करता। ये कंडीशन नंबर 2। कूलाम ने साफ कह दिया कि मेरा बल किसके लिए लागू है, मेरा बल बिंदु आवेशों के लिए लागू है। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव के लिए लागू नहीं, इसका मतलब गोलों के लिए लागू नहीं है, आवेशित गोल। इसका मतलब परत के कारण बल के लिए लागू नहीं है, इसका मतलब आवेशित तार के कारण बल के लिए लागू नहीं है, इसका मतलब पट्टी का जो आवेशित है उसके कारण बल के लिए लागू नहीं। तो इसका मतलब ये नियम कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाता, ये बस बिंदु आवेशों के मध्य ही लागू है ना। औरों के मध्य बल पूछोगे तो नहीं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आवेश हैं तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होंगे। लाइक चार्ज तो प्रतिकर्षण, अनलाइक तो आकर्षण। बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल। यहां पर आपको विशेष बात समझनी है कि कूलाम कहते हैं मेरे को बल में या बल की गणना में आवेश का चिन्ह नहीं लेना है, मुझे Q1 नेगेटिव है या Q2 पॉजिटिव, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे तो आवेश को चिन्ह लगा के मत लिखो, Q1 नेगेटिव तो भी Q1 लिखो, Q1 पॉजिटिव तो भी Q1 ही लिखो। तो सब ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना कि कूलाम के अनुसार आवेश का बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर है, के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब आप समझ ही होंगे कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है ना। तथा बल माध्यम पर निर्भर करता है। अभी इसका औचित्य आपको अलग से समझाएंगे। ये बल माध्यम पर निर्भर करता है और ये सदिश राशि है जिसकी दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। तो फौरी तौर पर या हल्के में मैंने आपको रुक कर पढ़ाया, अब आप भी इससे रुक कर पढ़ें। आपको इतना कहीं लिखना नहीं होता, हर चीज लिखने से, हर चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाना है। आपको आईआईटी नीट करना है, उसमें इतनी डेप्थ अगर आपका नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो वहां डेप्थ आपको चाहिए, ठीक है। 11-12 पास करना है तो उसमें इतनी का हो, आप वहां तो डायरेक्ट टिके दो। आवेशों के मध्य बल, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, खत्म। इतना सही बोलना है ना। तो वहां ज्यादा नहीं। ये तो ये है कि हमको न्यूमेरिकल भी करना चाहते हैं, नियम की डेप्थ भी जानना चाहते हैं,
तो उसे रुक रुक कर टुकड़े कर करके देखना पड़ता है कि वह कितनी बातें कह रहा है। अब मैं पेज चेंज करता रहूं, वापिस से लाता रहूंगा और आपको गुरुत्वाकर्षण बल से कंपैरिजन भी करवाता रहूंगा, है ना साहब। अब साहब कूलाम के अनुसार तो ये मैंने एक आवेश रख दिया Q1 और ये दूसरा आवेश रख दिया Q2, ये बीच की दूरी R, ये AB है ना क्लियर। गुरुत्वाकर्षण से मैं थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहता हूं आपको, आप अगर कंफ्यूज होता है तो मत देखिएगा, है ना। इधर मैं गुरुत्वाकर्षण से जोड़ूंगा। तो कूलाम के अनुसार आवेशों के मध्य बल उनके परिमाण के गुणनफल के अनुपाती। न्यूटन के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती। दोनों सेम ही बात है। ये विद्युत बल है तो आवेशों का गुणनफल लेना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल है तो द्रव्यमानों का लेना पड़ेगा। वह मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां भी यही कहा गया 11 में कि बल पिंडों के मध्य दूरी के या पिंडों के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब एक ही बात है। फिर हम यहाँ कहेंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ हम कहते थे F बराबर G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। दोनों में किसी प्रकार का अंतर नहीं। ये बल भी संरक्षी बल है, ये बल भी संरक्षी बल है, ये बल भी पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये भी पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये भी अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है, ये भी अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण होने के कारण इसमें द्रव्यमानों का गुणनफल लेना है, विद्युत बल होने के कारण उसमें आवेशों का गुणनफल लेना है। ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यानी उसमें बटे R स्क्वायर, इसमें बटे R स्क्वायर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको अलग जगह कंसंट्रेट करूंगा। यहां G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, जिसका मान ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड या सभी पिंडों के लिए सदैव नियत रहता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्लियर। तो सब ये जो कांस्टेंट है ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता। अब अगर आप समझो, यहाँ के समानुपातिक स्थिरांक है जिसे कूलाम नियतांक कहते हैं। के का मान उस माध्यम पर निर्भर करता है जिसमें यह दो बिंदु आवेश रखे गए हैं, ठीक है साहब। तो यहां पर माध्यम अलग अलग है तो के का मान अलग अलग होगा, और के का मान अलग अलग होगा तो विद्युत बल का मान अलग अलग होगा। मतलब विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है। इधर सा तो सब दोनों एक ही चीज है, लेकिन वहां जी था, यहाँ के था, है ना। अब सब अपन इस के पर फोकस होते हैं, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं और फिर मैं आपको फोकस करता हूं, है ना। नेक्स्ट पेज लेकर अब अपन के पर के की चर्चा करें। मैं आपको सारी चर्चा सुना रहा हूं, आपको किसी को नहीं सुनानी है, आपको समझनी है ना। तो सब F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। इक्वेशन बने ना। वापस वहीं से बात करते हैं, पेज कहीं मिसिंग हो गया, अब उसको ढूंढने के टाइम लगेगा, है ना। तो के समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे कूलाम स्थिरांक कहते हैं। के का मान माध्यम पे निर्भर करता है ना। अब ध्यान से, वायु ऑब्लिक निर्वात के लिए, है ना। आप फिलहाल निर्वात पे फोकस हो। अगर माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं है का मतलब निर्वात है, वायु को एक बार के लिए आप फोकस मत हो, है ना। अगर माध्यम नहीं है मतलब हम केवल किसी पे फोकस है, निर्वात के लिए। निर्वात के लिए
के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 0 बोलता हूँ, मेरी आदत है ना। के का मात्रक यहां से निकाल एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, एफ आर स्क्वायर का मतलब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 तो कूलम इंटू कूलम है ना। अब के में माध्यम कहाँ है साहब, तो देखो 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है फिर, ये सब एप्सिलॉन नॉट माध्यम ही है। पल कौन सा, किसका इंडिकेशन, एप्सिलॉन नॉट इस ये कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो प्रेम से थोड़ा सा, आपको किसी को नहीं समझाना है, लेकिन आज आपको समझना जरूरी है ना। तो एप्सिलॉन नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना, यानी निर्वात की विद्युतशीलता। सरल शब्दों में मैं ऐसा कह दूं, निर्वात में उपस्थित विद्युत की मात्रा किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन नॉट का मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किया गया 8.854 इंटू 10 की पावर -12। ये याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इतनी बार काम आता है इस चैप्टर में है ना। एप्सिलॉन नॉट और के एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, इससे मात्रक क्या हुआ, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये सब निर्वात में उपस्थित विद्युत की मात्रा है, क्लियर है ना। निर्वात में जो विद्युत होता है उस मात्रा को अपन ने कैसे, एप्सिलॉन 0 से दर्शाना। तो एप्सिलॉन नॉट फिक्स किसके लिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की विद्युतशीलता के लिए फिक्स है। अपन सरल शब्दों में समझिए, निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब क्या हुआ, निर्वात में उपस्थित विद्युत की मात्रा से बिल्कुल सरल में हुआ। अगर एप्सिलॉन नॉट का मान मैं इक्वेशन 2 में रखता हूं तो 2 से के बराबर आ जाएगा 1/4 पाई का मान 3.14 और ये 8.854 इंटू 10 की पावर -12। इसको जब अपन कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 9 इंटू 10 की पावर 9। मात्रक थोड़ा याद रखने के लिए चलाता जा रहा हूं। ये सब के की वैल्यू आएगी किसके लिए, वैक्यूम के लिए, यानी निर्वात के लिए, यानी पैर में उलझ रहा है बार बार है ना, निर्वात के लिए। ये एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट। अगर मान लीजिए अपन सीजीएस का इस्तेमाल करें तो सीजीएस में के बराबर आता है 1, पर अपन क्यों करें, अपन तो एसआई पद्धति में चलते फिजिक्स वाले, तो अपन तो इसमें चले है ना। अब मैं इक्वेशन 1 पे आ जाऊं, समीकरण x है ना, x है। आपको इतना याद नहीं करना, मैं एंड में आपको बता दूंगा, वो शो पर ये समझो सारी बातें। तो अगर निर्वात में बल लें F निर्वात, तो के की जगह क्या लिखना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को आपने कैलकुलेट कर लिया तो 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है साहब, ये इक्वेशन। तो सब निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल आप इस समीकरण से निकाल दें। तो जिस भी किसी क्वेश्चन में अगर वो माध्यम की चर्चा नहीं करता, माध्यम की बात नहीं करता, तो हम न्यूमेरिकल इसी से करेंगे, अपन जानकर के माध्यम थोड़ी ठूसेंगे, ठीक है। तो ये तो निर्वात की बात हुई। अब बात करते हैं, क्या वास्तव में कूलम बल माध्यम पे निर्भर करता है ना। अब देखो ध्यान से समझना साहब, निर्वात नहीं है, यदि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन हो, एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फॉर निर्वात। अब तो अपन आवेश Q1 Q2 को उठा के कहां लिया है, किसी माध्यम पे लिया है, जैसे अभ्रक पे रख दिया
जैसे आपने रबर पे रख दिया, सनमाइक पे रख दिया, पानी में डुबो दिया, नायलॉन की चटाई पे रख दिया, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो सब अब हम दोनों आवेशों को निर्वात से हटा चुके हैं और ऐसे माध्यम में ले आए जहां विद्युत की मात्रा किससे दर्शा दी अपन ने, एफ से। निर्वात में तो विद्युत की मात्रा ये नहीं, है ना। ये भी ध्यान रखें, निर्वात में विद्युत की मात्रा मिनिमम है, इससे कम पॉसिबल नहीं है। ये आवेश, ये विद्युतशीलता, या यूं कहते हैं निर्वात में विद्युत की मात्रा न्यूनतम होती है, इससे कम मात्रा संभव नहीं है। तो एक छोटी सी बात, अब बहुत सारे बातें आएंगी, मैं स्लो चल रहा हूं ताकि आप कर। तो सब एप्सिलॉन 0 से कम विद्युतशीलता संभव नहीं है, ये सबसे कम मान है ना। अब आ जाओ, तो हम जिस माध्यम में उसकी विद्युतशीलता कितनी, एप्सिलॉन। अब निर्वात में तो हो नहीं आप, तो अब माध्यम में बल लिखो, एफ माध्यम, है ना। बहुत कंसंट्रेशन से चलना आप। अब 3 से लिखोगे 1/4 पाई। अब आप एप्सिलॉन नॉट तो लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अब तो आप मीडियम में हो। तो अब आप माध्यम की विद्युतशीलता लिखोगे एप्सिलॉन, निर्वात की तो लिख नहीं सकते क्योंकि अब तो माध्यम में। Q1 Q2/r²। तो सब माध्यम में आवेशों के मध्य बल ऐसे नहीं दे सकते, वो तो किसके लिए था, निर्वात के। एप्सिलॉन 0 किसकी विद्युतशीलता की, निर्वात की। लेकिन अब अगर अपन माध्यम में हैं तो माध्यम की विद्युतशीलता लिखेंगे। अब आप ध्यान से समझें, F, अब यहां पर आपको कंपैरिजन करके दिखाया जाएगा, F माध्यम अपॉन F निर्वात। F माध्यम को तो क्या लिखते हैं अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r², और निर्वात को अपन लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसका तो मान फिक्स भी है, ये तो कैंसिल आउट होगी। ले देकर इधर देखें तो इसको उल्टा करते हैं, समझ, थोड़ा सा ये यहाँ पर इसको ऐसा करते हैं, उल्टा कर देते हैं, उससे अपनी कोई जमी जमाई अरेंजमेंट आ जाएगी, है ना। नहीं तो अभी फिर मेरे को उल्टा करके दिखाना पड़ेगा। तो कंपैरिजन को ऐसे कर रहे हैं अपन, है ना, एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम, है ना। चीज तो वही है सब, लेकिन फिर मैं उसको उल्टा करके दिखाता हूँ, अब सिस्टम में आ जाए तो ज्यादा बेटर है ना। अब सब ये वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r², और ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन ये Q1 Q2/r²। ये तो कैंसिल आउट हो ही गया, 1/4 पाई भी कट गई, ये एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन 0। अब यहाँ थोड़ा ठहराव है, मैं इस ठहराव को हिंदी में भी लिख देता हूं और समझाने लगता हूं, है ना। निर्वात अपॉन एफ माध्यम, है ना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन मतलब माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन 0 ये हुई निर्वात की विद्युतशीलता, है ना। अब आपसे मैं अगर पूछूं, जैसे छोटे छोटे में 8 4 का कितना गुना है, तो 8 में आप 4 का भाग दोगे और बता दोगे 2 गुना। मैं आपसे कहूं 25 5 का कितना गुना है, तो 25 में आप 5 का भाग दोगे और बोल दोगे 5 गुना। मैं आपसे पूछूं माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की कितना गुना है, तो माध्यम की विद्युतशीलता में आप किसका भाग दे दोगे, निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहां आ जाएगा कितने गुना है, यानी आप जिस माध्यम में आवेश को लेकर गए हो
वो माध्यम निर्वात से कितना गुना है। निर्वात का तो आपको पता है ही सही, 8.854 इंटू 10 की पावर -12। इसका 2 गुना है कि इसका 3 गुना है कि इसका 5 गुना है। जितना गुना होगा वो यहां आ जाएगा, है ना? क्लियर? तो आप एक चीज तो छोटे से में समझ लें कि जो अपन लिख रहे हैं ये बताता है कि माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की कितने गुना है। ये तो आप, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं सब, है ना? ये तो आप समझ गए। किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की कितने गुना है, इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहते हैं, है ना? माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक कहलाता। समान भौतिक राशि का अनुपात है, इसलिए मात्रक तथा विमाहीन भौतिक राशि है। अब अपन उल्टा बोले, जैसे आपसे पूछे कि साहब आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आपसे कोई पूछे पराविद्युतांक कैपिटल के किससे कहते हैं, तो पराविद्युतांक कुचालक से संबंधित वह अंक है जो बताता है कि वह माध्यम निर्वात की तुलना में कितना गुना है ना? तो सब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन 0, भाई विद्युतशीलता का ये मान तो सबसे छोटा है, इसका मतलब बाकी जो किसी भी माध्यम की आप विद्युतशीलता बोलेंगे तो निर्वात से तो अधिक ही होगी, है? क्योंकि मैंने वायु लगा रखा है इसलिए बराबर लगा दिया। एक बार के लिए अपन वायु को भूल जावे तो बराबर को हटाते हैं, मैं अपन वायु से कंफ्यूज क्यों? तो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता न्यूनतम मान से तो ज्यादा ही होगी, यानी एप्सिलॉन ऑलवेज बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन 0। इसलिए एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1। तो कितना गुना है उसको हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युता। आपेक्षिक विद्युतशीलता में तो आप डायरेक्ट बोल देंगे माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। पराविद्युतांक में आप उसको अर्थ समझा दोगे, कोई माध्यम निर्वात की तुलना में कितना गुना है उसे हम पराविद्युतांक कहते हैं। ये विद्युत रोधी यानी कुचालक से संबंधित अंक है, ठीक है ना? तो सब एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन। अब मैं आपको थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिए तो मैं अगले पन्ने को जाऊंगा और अगले पन्ने को जाके फिर वापस इधर भी आता रहूंगा ना, मुझे काम है ना। तो अब आप ये समझें, ये एप्सिलॉन आर जो अपन ने किसका लिखा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। पहले थोड़ा सा इस पर फोकस कर ले फिर वापस अपन बात करें। जैसे मान लो मैंने कहा कागज का पराविद्युतांक, फॉर एग्जाम्पल सब 4 है, मैंने सब बोला, सपोज है नहीं, सपोज। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे कागज की विद्युतशीलता बताओ, तो पराविद्युतांक कितना, 4, तो कागज की विद्युतशीलता कितनी हुई? तो आप कहोगे कि पराविद्युतांक 4 है तो कागज की विद्युतशीलता कितने गुना हुई निर्वात की? 4 गुना। चलो, मैंने कहा ये 2-4 बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत। पानी का पराविद्युतांक 81-80 है, ये तो थोड़ा ओरिजिनल है, लेकिन आप तो बात, ये मैंने बोल दिया पराविद्युतांक पानी का 81, तो पानी का की विद्युतशीलता कितनी? तो लिखो पानी का पराविद्युतांक 81, पानी की विद्युतशीलता बटा निर्वात। तो सब पानी की विद्युतशीलता कितनी? निर्वात की 81 गुना, है ना? इसी प्रकार अगर अपन बात करें तो चालक जो है ना,
चालक का परावर्तांक अनंत होता है। अब चालक में सभी आ गए ना, तो आप ये तो विशेष रूप से याद रखना, चालक में तांबा, लोहा वगैरह वगैरह ये सभी आ जाते हैं ना, क्लियर। तो सब चालक का परावर्तांक अनंत होता है, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो सब कहने का मतलब, अगर मैं कहता हूं कि सब टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन को चालक है, उसका परावर्तांक 5 है, तो आप समझ जाना टेफ्लॉन की विद्युतशीलता निर्वात की 5 गुना है। और सरल करते हैं, मैंने कहा माइका, अभ्रक का परावर्तांक 10 है, तो आप समझ जाना कि अभ्रक की विद्युतशीलता निर्वात की 10 गुना है। तो अब आप, मेरा ख्याल है, इस बात से सहमत हो चुके होंगे कि पराविद्युतांक गुने को बताता है कि जिस माध्यम में आप आवेश को लेके गए हो वो निर्वात का कितना गुना है ना। ये अपन ने उससे सरलीकरण कर दिया। उसमें एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि सब हमने वायु को निर्वात के समतुल्य इसलिए रखा क्योंकि वायु का परावर्तांक कितना है, 1। अब वायु का परावर्तांक 1 है, तो वायु की विद्युतशीलता कितनी हुई, वायु की विद्युतशीलता किसके बराबर हुई, निर्वात के बराबर। वापस उस पेज पे जाता हूं, तो इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया था, वायु ऑब्लिक निर्वात, और मैं यहाँ क्या लिख रहा था, बराबर। ये बराबर किसके कारण है, वायु के कारण, क्योंकि वायु का विद्युतशीलता किसके बराबर होती है, निर्वात के। वायु को हटा दो, तो वायु को जब आप हटा दोगे तो फिर ये बराबर चिन्ह हट ही जाएगा, फिर तो विद्युतशीलता ऑलवेज ग्रेटर देन निर्वात। तो सबसे कम विद्युतशीलता ये है ना। अब साहब मैं इस सारे रिजल्ट को एक फाइनल शेप दे देता हूं, ये पेज भी हटा देता हूं, इसमें मैंने परावर्तांक समझाने का प्रयास किया। अब देखें आप, इसका मतलब F निर्वात बराबर F माध्यम बराबर एप्सिलॉन R, है ना। यानी F माध्यम इज इक्वल टू F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन R। अब क्योंकि एप्सिलॉन R ग्रेटर देन 1, इसलिए F माध्यम लेस देन F निर्वात, है ना। 2-3 बातें, अगर आपसे कोई पूछता है पराविद्युतांक किससे कहते हैं, है ना, ये ऑब्लिक के भी लिख दूं, तो आप कह देना निर्वात में आवेशों के मध्य बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य बल के अनुपात को पराविद्युतांक कहते हैं, लिखा है ना। तो सब पराविद्युतांक की परिभाषा बहुत सारी हो गई, वो अपन नहीं आती। यहाँ पर अपन ने देखा कि एप्सिलॉन R, वायु को छोड़ दें, हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब माध्यम में बल निर्वात से छोटा होगा। यानी ऐसे कहते हैं कि आवेशों के मध्य बल का सबसे कम मान, सबसे अधिक मान निर्वात में होता है। 2 आवेशों के मध्य बल का सर्वाधिक मान निर्वात में होता है, माध्यम में तो बल के मान घटता है, यानी कम होता है। छोटे से उदाहरण से समझा दें, जैसे 2 आवेश हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच की दूरी फिक्स कर दी और मान लीजिए निर्वात को 0 से दिखा दूं, इनके बीच बल है 100 न्यूटन। अब बल आवेशों या माध्यम पे निर्भर करता है, वो उसकी पुष्टि करो। मान लीजिए आपने अभ्रक पर रख दिया, तो अब अभ्रक पर रखते ही बल कितना, F अभ्रक, निर्वात में तो कितना था 100। अभ्रक का परावर्तांक, अब परावर्तांक तो 1 से अधिक ही होता है, मान लीजिए अभ्रक का परावर्तांक 4 है सपोज, तो अभ्रक पर रखते ही बल कितना रह गया, 25 न्यूटन। निर्वात में तो 100 न्यूटन था, पर अभ्रक की प्लेट पर रखते 25। आगे आ जाओ सब, अपन ने दोनों आवेशों को पानी में डुबो दिया, निर्वात में तो बल कितना है 100,
पानी में डुबो दिया तो पानी का प्रवेगांक कितना है 80। तो अब बल कितना रह गया 10/8 है ना। 10/8 का मतलब 5/4, 5/4 का मतलब 1.25। अब देखो आवेशों के मध्य बल कितना रह गया मात्र 1.25 न्यूटन है ना। अगर मान लो इन दोनों आवेशों को मैंने जैसे कॉपर कहते हैं तांबे की प्लेट पर रख दिया, निर्वात में तो बल कितना है 100। अब तांबा तो चालक है, चालक का प्रवर्तन कितना होता है अनंत। अब आवेशों के मध्य बल कितना है 0। तो अब तो आपको साफ साफ दिख चुका होगा कि आवेशों के मध्य बल निर्वात में सबसे ज्यादा होता है और माध्यम में इसका मान कम होता है और चालक पर आवेशों के मध्य बल 0 हो जाता है। तो ये कूलाम का नियम बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। क्लियर साहब, बिल्कुल कंप्लीट। अब मैं आपसे क्या कह रहा था, आपको बस लास्ट में समझाता हूं। आपसे अगर कहा जाता है कि कूलाम का नियम क्या है ना, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, मेरी बात को ध्यान से समझें। कूलाम का नियम आपसे कोई पूछता है एग्जाम में पूछते हैं कूलाम का, तो आप सीधे सीधे लिखें। ये जो डेप्थ बताई ये तो अपन कंपटीशन के पर्पज से पढ़ते हैं और अपन उस कोचिंग का हिस्सा है जहां से बच्चे बहुत अधिक इन कंपटीशन में पास आउट होते हैं। तो अपना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छा बेसिक बच्चों को दिया जाए, है ना। तो सब अगर आप एग्जाम 11वीं 12वीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हो तो आप सीधा सीधा बोले कूलाम के अनुसार आवेशों के मध्य बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, फालतू बात नहीं, वो उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये 2 लाइन। अर्थात F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square। आप क्या लिखे ही नहीं, क्या क्यों लिख रहे हैं आप, क्या लिखेंगे तो फिर मेरी तरह एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए निर्वात नहीं, आपसे कोई ने कह दिया निर्वात नहीं है तो आप कह देना माध्यम है, माध्यम है तो बल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है ना। तो कूलाम का नियम आपसे कोई पूछता है तो आप 4 लाइन से ज्यादा नहीं बोलेंगे। कूलाम के अनुसार आवेशों के मध्य बल उनके गुणनफल के अनुपाती, वो उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो थ्योरेटिकल, मैथमेटिकल आप लिख ही रहे हैं, यहां खत्म हो जाएगा। उठा के कोई पूछता है कि साहब निर्वात में लिखा है आपने, तो ठीक है निर्वात में ही लिखा है। अगर माध्यम होता तो एप्सिलॉन 0 नहीं आएगा, उसकी जगह क्या जाएगा एप्सिलॉन। इन दोनों के मध्य क्या रिलेशन है तो वो आप जानते ही हैं, यानी ये चीज आप जरूर याद रखना है ना। तो माध्यम की विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के गुणनफल के, ये जरूर याद रखना। तो आपके नियम बोलने में 1 2 3 और ये आपको याद रखना, बस खत्म कूलाम का नियम। हम भी यानी मैं भी अब जब लिखूंगा तो मैं के लिखूंगा ही नहीं, के लिखते ही तो फिर अपने को एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाता है कि क्या है वगैरह वगैरह। तो ये तो अपन जान ही गए ना, अपन जान गए कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 इज इसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट द निर्वात की विद्युतशीलता है ना, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर माध्यम ले रहे हैं तो एप्सिलॉन ये रिप्रेजेंट करता है माध्यम की विद्युतशीलता। इन दोनों के मध्य ये संबंध है, खत्म। ये संबंध अपने को इस चैप्टर में याद रखना ही है, हर जगह याद रखना पड़ेगा। क्लियर? बाकी आपको वो जो मैंने डेप्थ आपको दिखाई थी पूरी लिखी, वो आपके लिए, वो कंपटीशन के लिए, एग्जाम या एकेडमिक के लिए, है ना। तो बच्चों थैंक यू, आज बस इतना ही। फिर कल के लेक्चर में इससे संबंधित अन्य बातें। धन्यवाद।